हेलो बच्चों, मैं सुमन कुमार अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक आप लोग का रहने वाला है 12th क्लास का फिजिक्स का एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज 12th क्लास की फिजिक्स की बिगिनिंग होगी और आज से हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स को पढ़ेंगे। और मैं बता दूं सब कुछ डेली टू डेली और कैसे सिलेबस चलेगी, कैसे क्या होगा, वो सब मैं एक एक वीडियो में कवर करते चलूँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जो आज का चैप्टर आपका रहने वाला है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आप लोग का पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का जो 12th का फिजिक्स का जो सबसे ज्यादा सिलेबस कवर करता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म फिजिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सिलेबस इसमें ही कवर होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बांटा गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बांटा गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आप लोग को पढ़ना है वो चार्ज को रेस्ट में पढ़ना है। चार्ज को किस में पढ़ना है? रेस्ट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा जानकारी हम लोग को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे उस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। तो चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्या रहता है? रेस्ट रहता है। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज मोशन में रहता है। किस में रहता है? मोशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या रहता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या रहता है? चार्ज मोशन में रहता है। तो यही कहता है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग का जो पढ़ना है टॉपिक गॉसियस लॉ हो गया, कूलॉम्स लॉ हो गया, ये सब पढ़ना है। जैसे गॉस लॉ, गॉसेस लॉ, कूलॉम्स लॉ और वगैरह वगैरह और भी बहुत टॉपिक है। धीरे धीरे हम एक एक करके कवर करते चलेंगे। और इसमें जो पढ़ना आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म या मैग्नेटाइज्म या फिर IMF, ये सब आप लोग का पढ़ना है किसमें? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग को क्या पढ़ना है? गॉसेस लॉ, कूलॉम्स लॉ और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्ज आखिर में है क्या। व्हाट इज चार्ज? बच्चे पूछते हैं कि सर चार्ज क्या है। तो आज हम सबसे पहले चार्ज पे बात कर लें। किस पे? चार्ज पे। चार्ज क्या है? तो चलिए अब हम लोग चार्ज पे खेल खेलते हैं कि चार्ज है क्या।
चार्ज को आज हम लोग खेलेंगे चार्ज से खेलेंगे। क्या से? चार्ज से। तो चार्ज, व्हाट इज चार्ज, यानी कि चार्ज क्या है? तो बोलता है कि चार्ज जो है ना किसी भी मैटर का क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज ए intrinsic properties of matter। बोलता है चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कोई भी मैटर का चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं कि चार्ज को डिनोट किससे किया जाता है। द चार्ज इज denoted by q and charge of SI unit is coulombs। या सी से इसको डिनोट कर सकते हैं। चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, यानी कि चार्ज को हम जो सूचित करते हैं किससे करते हैं? क्यू से। और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम्ब्स होता है। क्या होता है? कूलम्ब्स। तो आप इतना चार्ज के बारे में जानकारी रखिए। अगला जो बात करेंगे कि कोई बच्चा पूछ देगा कि सर चार्ज होते कितने तरह के हैं। बात तो आती है भाई, चार्ज होते कितने तरह के हैं। सही बात। तो आइए सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कौन चार्ज? नेगेटिव चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव एंड सेकंड चार्ज नेगेटिव। यानी कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये बात आप लोग को माइंड में रखना है बच्चों। अब जो बात करेगा, अगला जो कॉन्सेप्ट आपका जाएगा वो जाएगा कि चार्ज और मास में, क्या मास में चार्ज अवेलेबल रहता है या फिर चार्ज में मास अवेलेबल रहता है। बात पकड़िएगा। बोलता है कि चार्ज comes with mass। चार्ज comes with mass, यानी कि चार्ज जो है वो क्या मास के साथ हमेशा आएगा। हाँ, तो ये बात सच है कि चार्ज जो है से मास के साथ हमेशा क्या होता है? ट्रांसफर होता है। यानी कि चार्ज जहां मास जाएगी वहां चार्ज भी जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां मास है वहां पे चार्ज, यानी कि जहां पे चार्ज है वहां पे मास है, जरूरी नहीं है। लेकिन मास जहां जाएगा वहां पे चार्ज जाएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि चार्ज जो है मास के साथ जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मास जहां जाए वहां पे चार्ज हो, लेकिन चार्ज मास के साथ जाती है। ये बात आप लोग को माइंड में रखना है। अगला जो आप लोगों का टॉपिक है, जैसे आप इसको हम एक्सप्लेन कर दें कि मास और चार्ज में अंतर क्या है। डिफरेंट बिटवीन चार्ज एंड मास। डिफरेंट बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास में अंतर क्या है वो समझिए। तो बोलता है ना कि चार्ज जो है ना और मास, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन मास ऑलवेज भी पॉजिटिव। बोलता है कि चार्ज और मास में अंतर। तो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन मास जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है।
आप तो हम तो कभी ये नहीं सुने कि -5 kg -6 kg, यानी आप लोग सुने होंगे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन मास जो हमेशा होता है 5 kg 10 kg 15 kg, लेकिन चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो आप इसके अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगला टॉपिक जो है, आशा करता हूँ कि इतना चीज आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और जो आपका अगला टॉपिक है, वो अगला टॉपिक में आपको मैं बता दूं कि अगला टॉपिक जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है। किस पे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का संरक्षण के बारे में बात करेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले मैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी बच्चा चाहे ले लीजिए। उसके बाद मैं इसको क्लियर करता हूं। जैसे चार्ज और मास में कुछ बातें थोड़ा सा छूट गया है, उसको मैं डील कर देता हूं आप लोग के बीच। जैसे आप लोग एक फार्मूला 11 में पढ़े होंगे कि m इक्वल टू m नोट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर। यानी कहता है कि m नोट जो है ना, ई वेरिएबल बॉडी है। कौन बॉडी है? वेरिएबल बॉडी। और ये जो बॉडी है वो अरे सर काट, रुको। जैसे कि कुछ बात और चार्ज और मास पे बात करने के लिए हम थोड़ा सा छोड़ दिए, तो उसको सबसे पहले डील कर दे रहा हूँ। जैसे आप लोग 11 में एक पढ़े होंगे फार्मूला, m इक्वल टू m नोट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर। जैसे कि m मास ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी का क्या है? मास है। और ये m नोट वही बॉडी का क्या? रेस्ट मास है। क्या है? रेस्ट मास ऑफ बॉडी। रेस्ट बॉडी का मास है m नोट, और ये रियल बॉडी का मास है क्या? मास ऑफ बॉडी। अब जो बात करता है कि ये जो है ना, कोई भी वस्तु जब रेस्ट में हो और उसके साथ गति में आ जाए, दूर 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 दूर, जैसे दौड़ रहा है, तो उसको उस समय जो हमारा बॉडी का जो मास होगा ना, वो बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। हम गति में मोशन में है, तो उस समय बॉडी का मास क्या होगा? बढ़ेगा। तो मास इंक्रीज करेगा। क्या चीज करेगा? इंक्रीज करेगा। कब? जब हम बॉडी को मोशन में कर दें। और अगर आपको ये पता है, जैसे ये तो 50 होता है नॉर्मल, अगर जो आप मान लेते हैं तो 50 मीटर 60 मीटर 70 मीटर ऐसे ले सकते हैं आप। लेकिन आप इसको कैसे ले सकते हैं? ये सनलाइट, मान लीजिए सनलाइट का स्पीड, तो इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये क्या होता है? 60 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ये इस तरह का होता है, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल स्पीड होता है। और ये तो भाई मतलब कुछ मतलब बोले नहीं कि आप बोले और चला गया, उस तरह का ये स्पीड है क्या? तो ये तो हमेशा इससे छोटा होगा ना, हमेशा भी क्या होगा? सी से छोटा होगा। तो इसीलिए इससे कंपेरिजन में ये लगभग 1 से भी क्या होता है? छोटा। तो 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर इसको लिखा जाता है। तो आप ये बात समझे होंगे। अब जो अगला टॉपिक आप लोग को बताने जा रहा हूं, वो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किस पे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि आवेश का संरक्षण। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर दूं। एक दो बात और, जैसे मास जो है ना, मास डिपेंड करता है किस पे? स्पीड पे। किस पे? मास डिपेंड अपॉन स्पीड। लेकिन चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इज इंडिपेंडेंट। चार्ज क्या है? इंडिपेंडेंट है। लेकिन मास जो है किस पे डिपेंड करेगा? आपको स्पीड पे डिपेंड करेगा।
और चार्ज क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, उस कुछ भी कुछ हो इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि तुम कुछ करो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऑलरेडी सिंगल है तो सिंगल ही रहेंगे। वही बात करता है कि चार्ज चार्ज कहता है कि तुम लोग कुछ करो, मरते रहो जीते रहो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। लेकिन मास जो है ना कि बोलता है कि अरे यार तुम स्पीड चलोगे तो हम बढ़ जाएंगे, और तुम अगर जो रुकोगे तो हम भी रुक जाएंगे। ठीक है, वही कहता है कि मतलब तुम बढ़ोगे तो हम बढ़ेंगे, स्पीड बोलता है स्पीड बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, और चार्ज जो है इंडिपेंडेंट रहता है। कहता है तुम लोग से हमको कोई मतलब नहीं है, तुम लोग बढ़ो घटो उससे कोई मतलब नहीं है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बात करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो कहता है ना कि नॉर बी क्रिएटेड एंड नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली चेंज इन ट्रांसफर ऑफ अनदर फॉर्म। कहने का सेंस इसका ये हुआ कि न चार्ज को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, और ना उसको लॉस कर सकते हैं। चार्ज ओनली फॉर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कहने का सेंस कि हम यहाँ से दौड़ के गए तो हम चार्ज अपना बॉडी का चार्ज लॉस नहीं किए, हम दौड़ने में उसको क्या कर दिए, चेंज कर दिए कि हम दौड़े तो चार्ज रनिंग में चला गया, ऐसा बात है। लेकिन ये नहीं है कि हम दौड़े तो चार्ज हमारा लॉस हुआ, लॉस नहीं हुआ, हमारा रनिंग फॉर्म में चेंज हुआ। क्या हुआ, चेंज हुआ। तो वही कहता है कि चार्ज इज नेदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but only transferred in other form बोलता है कि चार्ज इज नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली चेंज इन अनदर फॉर्म। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूं, मान लीजिए एक आइसोलेट सिस्टम है ए और एक आइसोलेट सिस्टम बी, यानी कि दो आइसोलेट सिस्टम है। इसमें एक पे +3 चार्ज और एक पे +2 चार्ज और एक पे -3 चार्ज है, सॉरी 4 चार्ज। और इस पे मान लीजिए कि 4 चार्ज +4 चार्ज और इस पे +3 चार्ज और इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो अब ये सब के कारण इस बॉडी पे मास पूछेगा आप लोग को, तो कैसे आप लोग निकाल पाइएगा। वही बात करता है कि इसके कारण इस पे कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, वो बात कर रहा है। तो जैसे कि एक फॉर्मूला होता है कि Q1 + Q2 + Q3 बराबर Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। अब इसको हम फॉलो करेंगे, जैसे कि 3 + 2 + सॉरी -4 इक्वल टू 4 + 3 + Q। बोलता है कि अब काटिए, इससे ये गया और ये से ये गया, बचा कितना हमारा Q बराबर 2 यानी कि इस पे जो चार्ज होगा आपका, इस पे वो कितना होगा 2Q चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा 2Q चार्ज होगा। तो यही बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि चार्ज नेदर बी क्रिएटेड, यानी कि चार्ज को हम उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉयड यानी कि उसको लॉस भी नहीं कर सकते हैं, बट ओनली फॉर उसको ट्रांसफर इन अनदर फॉर्म। जैसे कि आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और अगला लेक्चर में मैं इससे आगे का टॉपिक लेकर आऊंगा आप लोगों के बीच 12th क्लास का, यही चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और एक सीरियली ढंग से आप लोगों को हर चैप्टर का आपको ये चीज हर चैप्टर का बारी बारी से आप लोगों को डील करते जाऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाभ उठाइए, और एक कृपया करके इस वीडियो को अपने YouTube चैनल को सनराइज ऑफ साइंस को अपने तरफ से सब्सक्राइब कर दीजिए और सेव कर लीजिए,
ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी मोटिवेशन से हम इसी तरह आपके लिए वर्क कर सकें और आपको इस तरह का कंटेंट दे पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोग के बीच।